एस्थमा बेसिकली विंड पाइप की डिजीज है। लंग्स इसमें यूजुअली नॉर्मल होते हैं। जब रास्ते की बीमारी मैंने बोला तो रास्ता कहाँ से शुरू होता है? नाक से। तो नाक से रास्ता शुरू होता है। तो जो नाक की एलर्जी होती है और जो ब्रोंकस विंड पाइप की एलर्जी होती है, ये एक बीमारी होती है। सो 90% एस्थमेटिक्स को नाक की एलर्जी होती है, जिसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस एंड एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस। एस्थमा पेशेंट्स होते हैं, उनको उनकी जो डाइट है वो कैसी रहनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको अपनी डाइट में शामिल करनी है? कुछ लोगों को स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं, जैसे सी फूड हो गया, मतलब पीनट्स हो गए किसी को। ये यूजुअली कुछ फूड ट्रिगर्स होते हैं, बट एक कॉमन मिथ है कि बनाना से खांसी होती है, दूध से होती है, चावल से होती है। ये सब मिथ्स हैं। जितने भी एस्थमा पेशेंट्स होते हैं उन सबके ट्रिगर सेम होते हर एक के ट्रिगर अलग है और उसमें भी पोलन ग्रेन सबसे कॉमन है और उसमें भी अलग अलग पोलन ग्रेन्स होते हैं। हैं। ठीक है। देन सेकेंड कॉमन ट्रिगर इज हाउस डस्ट, घर में जो धूल मिट्टी होती है। थर्ड कॉमन ट्रिगर इज कॉकरोचेस एंड इंसेक्ट्स। ओके। फोर्थ इज मोल्ड्स होते हैं दीवारों पे या कहीं पे भी, जैसे सीलन है वहाँ पर आपके सफूदी आ जाती है या सीलन आ जाती है, ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। एक पेशेंट जो है एस्थमा का या जो नॉर्मल व्यक्ति है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने ट्रिगर्स को? ट्रिगर्स के कांटेक्ट में आने में अगर आपको छींके, नाक बंद, नाक बहना, नाक में खुजली होना या नीचे के रास्ते में खांसी, बलगम, सीटी की आवाज या सांस फूलना होता है तो इट मींस एस्थमा का मतलब शुरुआत और अटैक हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ एलर्जी है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एस्थमा वाली एलर्जी है या ये नॉर्मल एलर्जी है? बच्चों में जिनको एलर्जिक है उनको यूजुअली स्टार्ट होती है स्किन एलर्जी से, देन फिर पेट की एलर्जी होती है, स्किन की खत्म हो जाती है, अच्छा, पेट की होती है, फिर पेट की खत्म हो जाती है, फिर नाक की होती है, फिर नाक की खत्म हो जाती है, फिर विंड पाइप की हो जाती है। एस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनको पेट्स नहीं रखने चाहिए। कुछ 8% एस्थमा के लोग सिवियर होते हैं जिनको इन स्पाइट ऑफ द राइट ट्रीटमेंट स्टिल एस्थमा कंट्रोल नहीं होता है। उनमें हम ट्रिगर अवॉइडेंस या ऐसी हार्श स्टेप उठाने के लिए बोलते हैं कि ये ना करिए, ये ना करिए। क्या ऐसे भी केसेस होते हैं कि जिनमें धीरे धीरे डेवलप होता हो? वन ब्यूटी ऑफ एस्थमा इज दैट इट इज वेरिएबल, माने ये आज कम है, आज ज़्यादा है तो कल कम हो जाएगा और बीच में ख़त्म भी हो जाएगा, रिमिशन में चला जाता है। 5 स्टेप होते हैं ट्रीटमेंट में। क्या क्या होते हैं वो 5 स्टेप्स? 5 स्टेप में पहले तो सिंपल एज नीडेड इनहेलर हो गया, जो हमने बोला रिलीवर ही सिर्फ। ठीक है। रिलीवर भी आपका मतलब जल्दी एक्ट करने वाला इनहेलर, स्टेरॉइड का प्लस सांस के रास्ते को, रुकावट को खोलने वाला। स्टेप 2 में हम, क्योंकि एस्थमा क्योरेबल नहीं है, कंट्रोलेबल है, तो आपको पता होना चाहिए एस्थमा को कैसे कंट्रोल करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह भी हेल्पफुल रहती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का एस्थमा में कोई रोल नहीं है। जो कार्डियक एक्सरसाइज होती है ना, जिसमें हम चलना बोलते हैं, ओके, और ब्रिस्क वॉक, स्विमिंग, साइकिलिंग, ओके, जॉगिंग, रनिंग, ये आपके, और प्लस इसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सबसे ट्रेनिंग is the thing which improves your heart and lung health. दुनिया भर में 250 मिलियन से भी ज्यादा लोग एस्थमा से अफेक्टेड हैं। एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि अगर ये एक बार हो गया तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसके काफी सारे अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे वो अपने ट्रिगर्स को पहचाने। तो आज के हमारे सेशन में हम एस्थमा के बारे में बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एस्थमा क्यों होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे आप अपने ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज एस्थमा के बारे में हमें एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास मित्तल। हेलो सर। हेलो वर्षा। वेलकम टू एनबीटी लाइव। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। एंड सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे सेशन में हम एस्थमा के बारे में बात करेंगे। मैंने सेशन के शुरुआत में कहा कि बहुत से लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि एक्चुअल में उनको एस्थमा है या नहीं है। एंड आज भी सोसाइटी में एस्थमा को लेकर एक एक्सेप्टेंस कम है, मतलब पेशेंट्स ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि मुझे एस्थमा है।
तो सबसे पहले तो हम एक जो मोस्ट कॉमन मिथ्स हैं सोसाइटी में उनको कवर करेंगे। तो मैं आपसे एक एक करके मिथ्स पूछूंगी, आपको बस उनको क्लियर करना है। बिल्कुल। फिर हम शुरू करते हैं अपना ये राउंड। सबसे पहला मिथ है कि इनहेलर लेने से उनकी आदत पड़ जाती है। ये तो सबसे कॉमन मिथ है एस्मा के पेशेंट्स को। सो एस्मा बेसिकली एक डिजीज़ है जो कि लंबे समय चलने वाली है। ओके, ये बेसिकली क्योंकि लंबे समय चलने वाली है तो कोई इसका क्योर नहीं है, बट ये कंट्रोल हो सकती है। सो अब कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ दवा देना पड़ेगा। अब दवा जो होता है वो जो लंग्स, ये बेसिकली सांस के रास्ते की बीमारी है एस्मा। तो अब सांस के रास्ते के लिए द बेस्ट तरीका है दवा को पहुंचाने के लिए वो है इनहेलर। ठीक है। सो अब क्योंकि एस्मा क्योर नहीं हो सकता तो उसके लिए दवा चाहिए ही, और दवा के लिए इनहेलर ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली उसको हम एक तरह से इनहेलर ही देंगे। तो इनहेलर जो है वो एस्मा पेशेंट की नीड है। ओके, उसकी नेसेसिटी है, बिकॉज क्योर नहीं होगा तो कुछ तो ट्रीटमेंट लेना होगा ना। सो जैसे अगर हम इसको एग्जांपल किसी भी क्रॉनिक लंबे समय चलने वाली डिजीज से लें, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हो गया, तो उनकी दवाएं आप रेगुलर लेते हैं, उसमें ये नहीं बोलते कि मुझे उसकी नीड आदत पड़ गई है या एडिक्शन हो गई है, हम दवा लेते हैं। सो द सेम वे अगर मैं और सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो जैसे मेरे को आइज़ की प्रॉब्लम है, अब ये लंबे समय चलने वाली है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, तो मैं स्पेक्टिकल्स लगाता हूँ तो ये मेरी नीड है। ओके, इससे मैं क्योर नहीं हो रहा हूँ, मैं बचपन से चश्मा लगा रहा हूँ, मेरे को बचपन से है अगर आइज़ की प्रॉब्लम, तो ये दिन प्रतिदिन लगाना ही पड़ेगा। ये मेरी एडिक्शन नहीं है, मेरी नीड है। सो द सेम वे इनहेलर जो एस्मा पेशेंट्स के लिए इज़ अ नीड, नॉट अ नेसेसिटी, नॉट अ एडिक्शन। ओके, इट्स अ नेसेसिटी। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को जो लगता है कि इनहेलर एडिक्टिव है, वो एडिक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये लोगों की ज़रूरत है जो एस्थमा पेशेंट्स हैं। बिल्कुल। सर, अब हम बात करते हैं सेकंड मिथ की। बोलते हैं कि जो एस्थमा होता है वो सिर्फ बचपन में होता है, मतलब बच्चों को ही हो सकता है, बड़ों को नहीं होता। ये कितना सही है? ये थोड़ा सही है और थोड़ा गलत है। सो थोड़ा सही इसलिए है क्योंकि एस्मा मेनली बचपन से शुरू होता है, सो यंग एज में ये शुरू हो जाता है, बट एडल्ट ऑनसेट एस्मा भी होता है जो कि थोड़ा कम है देन बच्चों के एस्मा। सो बच्चों में ही एस्मा यूजुअली शुरू होता है और वो एडल्टहुड तक चलता है, बिकॉज मैंने बताया एस्मा का क्योर नहीं है, तो वो क्रॉनिक डिजीज़ है, तो बचपन से शुरू होकर ज़िंदगी भर चलता है। ओके, और बट स्टिल अगर 12 साल के बाद, अगर उम्र के बाद शुरू हुए तो उसको हम बोलते हैं लेट ऑनसेट एस्मा। सो वो भी एक एंटिटी है, दो लेस कॉमन है बट हो सकता है। सो एडल्ट में भी हो सकता है ऑनसेट, और बचपन में ज़्यादातर कॉमनली होता है। मतलब ये वाला जो मिथ है वो हाफ ट्रू है और हाफ फॉल्स है। हाँ जी। ओके सर, नेक्स्ट जो मिथ है वो है कि लोग बोलते हैं कि एस्थमा पेशेंट्स जो हैं उनको कभी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे एस्थमा ट्रिगर हो सकता है। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, एस्थमा एक डिजीज़ है जो कि फुली कंट्रोलेबल है। ओके, एंड मैंने बताया क्योर नहीं बट कंट्रोलेबल। कंट्रोल से मतलब क्या? अब कंट्रोल से मतलब ये समझिए, जैसे अगर एक इंसान स्पेक्टिकल आइज़ की प्रॉब्लम है और मतलब नज़र की प्रॉब्लम है, तो चश्मा लगाया तो आप फुल्ली नॉर्मल 6x6 की विजन देख रहे हैं, ठीक है? तो आप एक नॉर्मल इंसान जो कि बिना चश्मे के, जिसकी 6x6 विजन है, वैसी ही विजन देख पा रहे हैं। तो द सेम वे एस्थमा इज अ कंट्रोलेबल डिजीज। सो मतलब आप अगर अपनी दवा ले रहे हैं तो आप कुछ भी अपनी लाइफ की एक्टिविटी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं होती है उसमें। सो अगर आपका एस्थमा कंट्रोल्ड है विद दवा, ओके, और समटाइम्स विदाउट दवा, बिकॉज सेकेंड पार्ट अभी हम बात करते हैं अगर, तो एस्थमा वेरिएबल भी होता है। तो एक तो क्रॉनिक है, कंट्रोलेबल है, ठीक है? तो अब जब कंट्रोलेबल है तो आप सब कुछ काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लाइफ के जितने भी आपने पार्ट्स आपने करने हैं सब कुछ आप कर सकते हैं। सो इनफैक्ट देयर आर मेनी स्पोर्ट्स पर्सन्स जिनको एस्थमा है, एंड आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, टेनिस प्लेयर हैं एक अपने इंडियन, सो बैडमिंटन प्लेयर, उनको भी एस्थमा एंड ही कीप्स हिमसेल्फ टोटली हेल्दी। सो आप सबकी लाइफ का अपने कर सकते हैं एक्सरसाइजेस।
मतलब All आप types अगर of- अपने अस्थमा को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो आपको जी। कोई भी लाइक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, एक्सरसाइज बिल्कुल। नहीं कर सकते, बाकी चीजें नहीं हाँ कर जी, सकते। हाँ जी। सर नेक्स्ट जो मिथ है वो ये है कि जो अस्थमा होता है वो स्ट्रेस और एंजाइटी से भी ट्रिगर होता है। या सो स्ट्रेस और एंजाइटी वन ऑफ अ ट्रिगर होते हैं, ओके। ओके, बट दे आर नॉट द कारण, दे आर नॉट द कॉज ऑफ एस्थमा, ओके। सो स्ट्रेस और एंजाइटी इज वेरी कॉमन, सो इट्स नॉट लाइक एवरीबडी हु हैज स्ट्रेस एंड एंजाइटी विल हैव एस्थमा, बट एंजाइटी एंड जो स्ट्रेस है दैट कैन ट्रिगर अ पर्सन हु इज ऑलरेडी हैविंग अ एस्थमा टेंडेंसी, तो उसको उससे ट्रिगर हो सकता है। ओके। नेक्स्ट मिथ इज कि जितने भी अस्थमा पेशेंट्स होते हैं उन सबके ट्रिगर सेम होते हैं। नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। सो एस्थमा के हर इंसान के ट्रिगर्स अलग होते हैं यूजुअली, हाँ। और जो अगर हम ट्रिगर्स की बात करें, सो सबसे कॉमनेस्ट ट्रिगर जो होता है वो है पोलन ग्रेन्स, फूलों के पराग। सो हर मौसम में अलग फूल होता है और फूलों के पराग अलग होते हैं। सो जैसे मतलब, और हर पौधे का एक पराग होता है, ठीक है, वो हमें आंखों से नहीं दिखता है, तो हर मौसम में अलग फूलों का पराग होता है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग पोलन ग्रेन्स से हो सकती है। सो इवन ग्रास का पोलन ग्रेन्स, यूकलिप्टस का पोलन ग्रेन्स, इवन मतलब देयर सो मेनी पोलन ग्रेन्स इन द एनवायरनमेंट, हर पौधे का एक पराग है। सो जिस मौसम में जो पौधा पोलन ग्रेन्स छोड़ता है उससे आप एलर्जिक हो सकते हैं। तो ये हो गया। तो किसी को एलर्जी जो होता है इसलिए पोलन ग्रेन से एलर्जी है, तो हर मौसम में होता है, तो किसी को अप्रैल मई जून में होता है, किसी को अक्टूबर में सितंबर। सो फ्लावरिंग सीजन्स में ज़्यादा होता है, लाइक दिस सीजन, ये स्प्रिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइम व्हेन देयर इज डिफरेंट फ्लावर्स, है ना, आप भी देखते हैं इस टाइम पे, तो इस टाइम पे एस्मा इनफैक्ट बहुत कॉमन होता है। सो एक तो ये ट्रिगर हो गया है। सो हर एक के ट्रिगर अलग है और उसमें भी पोलन ग्रेन सबसे कॉमनेस्ट है और उसमें भी अलग अलग पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। देन सेकेंड कॉमन ट्रिगर इज हाउस डस्ट, घर में जो धूल मिट्टी होती है। थर्ड कॉमन ट्रिगर इज कॉकरोचेस एंड इंसेक्ट्स, ओके। फोर्थ इज मोल्ड्स होते हैं दीवारों पे या कहीं पे भी, जैसे सीलन है वहाँ पर आपके सफूदी आ जाती है या सीलन आ जाती है, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। सो दैट इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन। देन इसके अलावा तो बहुत सारे अदर हैं, जैसे कि स्मोक हो गया, फ्यूम्स हो गया, स्मेल्स हो गया, पेंट्स हो गया, परफ्यूम्स हो गया, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हो गया, सो मेनी ट्रिगर्स। और पोल्यूशन हो गया, देन वायरस हो गया, एनिमल डेंडर, एनिमल्स के फर, अगर पेट्स हैं घर में तो उनके फर से हो सकता है। देन स्ट्रेस, एंजाइटी, ओबिसिटी, प्रेगनेंसी, सो देयर सो मेनी ट्रिगर्स। कोल्ड फूड, ठंडा खाना, ठंडा गर्म हो जाना, ठंडा गर्म, लाइक टेम्परेचर चेंजेस, ठंडे से सर्दी, सडनली ठंडे टेम्परेचर में आ जाना गर्मी से, so there's so many triggers otherwise, हाँ। I feel it depends on the patient, क्योंकि जितने भी आपने ट्रिगर्स बताए जरूरी नहीं है कि सारे ट्रिगर्स एक पर्टिकुलर पेशेंट को ट्रिगर करें। हर पेशेंट का ट्रिगर अलग हो सकता है। ओके सर, आपने पेट्स के बारे में मेंशन किया, उससे मुझे एक और मिथ याद आया कि जो एस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनको पेट्स नहीं रखने चाहिए, ये कितना सही है? सो इसी क्वेश्चन को, जैसे पिछला आपने बोला एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए वाला, से मैं रिलेट करूंगा। सो सी, एस्थमा मैं स्ट्रेस करूंगा, इज अ नॉट अ क्योरेबल डिजीज बट अ फुल्ली कंट्रोलेबल डिजीज। सो जब कंट्रोल हो गया, मेडिसिन आप सही ले रहे हैं, सो यूजुअली आप अपना जो भी ट्रिगर्स हैं उनके साथ भी जी सकते हैं। मीन्स पोलन ग्रेन्स है हवा में, कॉकरोच डस्ट है हवा में, एनिमल पेट्स हैं हवा में, उसका हाउस डस्ट है, उसके साथ भी आप जी सकते हैं अगर आप राइट मेडिसिन, एप्रोप्रिएट मेडिसिन ले रहे हैं। कुछ 8% एस्थमा के लोग सिवियर होते हैं जिनको इन स्पाइट ऑफ द राइट ट्रीटमेंट स्टिल एस्थमा कंट्रोल नहीं होता है। उनमें हम ट्रिगर अवॉइडेंस या ऐसे हार्श स्टेप उठाने के लिए बोलते हैं कि ये ना करिए, ये ना करिए। अदरवाइज एस्थमा की इस टाइम पे जो ट्रीटमेंट है इन 2025, इस टाइम पे एस्थमा का इतना अच्छा ट्रीटमेंट आ गया है कि आपका एस्थमा का कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। सो देयर इज नो नीड टू रिस्ट्रिक्ट योर लाइफ, सो यू कैन लिव विद योर पेट्स इफ यू कंट्रोल योर एस्थमा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको दवा, राइट मेडिसिन लेना है। ओके सर, ये थे हमारे ऑल द मिथ्स हमने जो डिस्कस किए, एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने जितने भी मिथ्स हैं वो हमारी ऑडियंस तक उनको क्लियर किया।
अब हम थोड़ा अस्थमा को और समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक्चुअल में अस्थमा क्या होता है। थोड़ा अस्थमा का जो पर्सपेक्टिव है कि लोग बोलते हैं कि जो भी आपने ट्रिगर्स डिस्कस किए कि किसी को पेंट से हो गया, किसी को स्मेल से हो गया, या पोलन ग्रेन्स की भी आपने बात की, एक्चुअल में अस्थमा काम कैसे करता है, कैसे बॉडी में उसकी शुरुआत होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है जिससे कि लोगों को क्लैरिटी आएगी। बेसिकली शुड आई टेल इट इन डिटेल? और यस फॉर श्योर, डिटेल ही तो हमें हमारी ऑडियंस तक पहुंचाना है। देखो, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि अस्थमा को एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। ओके, ठीक है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस मतलब एलर्जी कारण है, और ब्रोंकस मतलब विंड पाइप के अंदर हो रहा है, और आइटिस मतलब सूजन। ओके, इसके दूसरे नाम से ही हम अस्थमा के पूरे बारे में समझ सकते हैं। अब मैं इसको ठीक से समझाता हूँ। एलर्जिक ब्रोंकस आइटिस। कारण एलर्जिक है, होता कहाँ पे है? विंड पाइप में। तो विंड पाइप जो होती है हमारी, उसको ब्रोंकस बोलते हैं। एलर्जिक ब्रोंकस आइटिस मतलब सूजन। अब सूजन जैसे आपने आइटिस बड़ी जगह सुना होगा, ऊपर से हम शुरू करें तो कंजक्टिवाइटिस मतलब आंख की सूजन, ठीक है। देन राइनाइटिस साइनोसाइटिस मतलब साइनस और नोज की इन्फेक्शन, एलर्जी मतलब सूजन नहीं। एलर्जी की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। सूजन कुड बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग। ओके, इवन कैंसर की वजह से भी सूजन हो सकती है, टीबी की वजह से भी सूजन होती है। सूजन मतलब वहाँ पे चोट लगती है तो कहीं पे भी लाल और सूज जाता है ना, सूजन उसको बोलते हैं। वो तो कई कारण हो सकते हैं। तो आइटिस मतलब सूजन, ठीक है ना। गैस्ट्रोएंटराइटिस पेट की सूजन, डर्मेटाइटिस स्किन की सूजन, ठीक है। सो आइटिस मतलब सूजन। एलर्जी कारण ब्रोंकस विंड पाइप और आइटिस सूजन। कारण इज एलर्जिक। ओके, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है जो इन्फेक्शन कारण होगा, बट जो अस्थमा है वो है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, मतलब एलर्जी की वजह से होता है। एलर्जी की वजह से होता है, ठीक है। अब इतना समझा गया। जो अस्थमा है वो विंड पाइप की एलर्जी की वजह से विंड पाइप में सूजन आ जाती है, ठीक है। एक चीज समझ में आई। अब हम बताते हैं एक चीज और। तो अस्थमा बेसिकली विंड पाइप की डिजीज है। लंग्स इसमें यूजुअली नॉर्मल होते हैं, ओके, बिकॉज बट विंड पाइप भी एक तरह से लंग्स का पार्ट है, बट ये इसमें लंग्स नॉर्मल होते हैं। विंड पाइप सांस के रास्ते की बीमारी है। अभी यहाँ मैं पॉइंट बताना चाहूंगा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करते हैं, बट एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जब रास्ते की बीमारी मैंने बोला, तो रास्ता कहाँ से शुरू होता है? नाक से, ओके। नाक से रास्ता शुरू होता है। तो जो नाक की एलर्जी होती है और जो ब्रोंकस विंड पाइप की एलर्जी होती है, ये एक बीमारी होती है। 90% एस्थमेटिक्स को नाक की एलर्जी होती है, जिसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस एंड एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस। मतलब राइन मतलब नोज, आइटिस सूजन। साइनस एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जो नोज में ओपन होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे साइनस होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जो नोज के अंदर ओपन होते हैं। वहां भी जब सूजन हो जाती है तो साइनोसाइटिस हो जाता है। एलर्जिक कारण राइनाइटिस, एलर्जिक कारण साइनोसाइटिस एंड एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ये एक रास्ता एक बीमारी है। दिस इज कॉल्ड वन एयरवे वन डिजीज, एक रास्ता एक बीमारी, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलर्जी क्या होता है, ठीक है ना। ओके, इन्फेक्शियस अलग हो गया, अब हम एलर्जी की बात करें। तो एलर्जी क्या है? एलर्जी हमारी बॉडी की एक इम्यूनिटी का मैकेनिज्म है, जिसमें हमारी बॉडी हवा में जो चीजें हैं, जैसे कि हमने अभी बात की ट्रिगर, जैसे पोलन ग्रेन्स, वायरस, एनिमल के डेंडर, उनके फर और पेन्स, परफ्यूम्स, ये जब हवा में हम इनहेल करते हैं, अब एक नॉर्मल इंसान ने भी इनहेल किया और एक एलर्जिक इंसान ने इनहेल किया, तो एलर्जिक इंसान का जो बॉडी की टेंडेंसी है वो स्ट्रॉन्ग है, उनका इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो हाइपर रिएक्ट करती है उनको पकड़ के कम करने में। सो इट इज़ अ हाइपर रिस्पॉन्स टू द एलर्जेंस इन द एनवायरनमेंट, उसको हम एलर्जी बोलते हैं। सो जो दीज पेशेंट्स हु आर एलर्जिक हैव अ हाइपर रिस्पॉन्स टू द एलर्जेंस इन द एनवायरनमेंट, एंड वो जब रिस्पॉन्स शो करते हैं तो वो चोट लग जाती है। सो सारे नाक के रास्ते विंड पाइप में चोट लगती है तो वहाँ सूजन हो जाती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस एंड एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में एलर्जी की वजह से सारे रास्ते में सूजन हो जाती है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अस्थमा। ओके सर, अभी आपने जैसे बताया कि एलर्जी और अस्थमा का एक डायरेक्ट
रिलेशन है, जितना भी आपने एक्सप्लेन किया। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ एलर्जी है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एस्थमा वाली एलर्जी है या ये नॉर्मल एलर्जी है? सो देखो, एलर्जी जो है वो मैंने बताया बॉडी की हाइपर रिएक्शन है। अब एलर्जी सांस के रास्ते में है तो एस्थमा है, अगर स्किन में है तो डर्मेटाइटिस है। सो एलर्जिक डर्मेटाइटिस, जिसको एक्जिमा या अर्टिकेरिया बोलते हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, आंख में एलर्जी हो सकती है, ठीक है ना। सो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जब भी मतलब आप देखेंगे मौसम के हिसाब से कईयों की आंख लाल हो जाती है, सो वो आंख की एलर्जी है। सो एलर्जी एक जनरल टर्म है, ओके। एलर्जी सिर से पांव तक कहीं भी ऑर्गन की हो सकती है। आंख में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, नोज में एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, ठीक है, स्किन में एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, पेट में एलर्जिक गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, ठीक है। गैस्ट्रो मतलब पेट, ओके। सो आइटिस मतलब सूजन, सो एलर्जिक गैस्ट्रोएंटराइटिस, ठीक है। सो एलर्जी इज अ जनरल टर्म बट इट कैन अफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यूजुअली एलर्जीज एक कोरिलेशन होता है एक एलर्जी का दूसरी एलर्जी के। सो जिनको भी एलर्जी होती है उनको आइस की एलर्जी भी, नोज की एलर्जी भी, पेट की एलर्जी और आस्थमा वाली एलर्जी मतलब विंड पाइप की एलर्जी भी साथ में हो सकती है। इनफैक्ट देयर इज सम टर्म कॉल्ड एलर्जिक मार्च। मार्च मतलब जो हम मार्चिंग करते हैं, बढ़ते रहना। सो एलर्जिक मार्च होता है जो कि जिसमें हम क्या होता है, बच्चों को सबसे पहले अगर शुरू एलर्जिक बच्चा है, मैंने पैदाइशी है, मैंने बात किया ये, क्योंकि आप पैदाइशी ही सांस के पैदाइशी ही एलर्जिक हुए हो, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स ही ऐसा बना है भगवान ने कि आप हाइपर रिस्पॉन्स शो करते हो। तो बच्चों में जिनको एलर्जिक है उनको यूजुअली स्टार्ट होती है स्किन एलर्जी से, देन फिर पेट की एलर्जी होती है, स्किन की खत्म हो जाती है, पेट की होती है, फिर पेट की खत्म हो जाती है, फिर नाक की होती है, फिर नाक की खत्म हो जाती है, फिर विंड पाइप की हो जाती है। और जब विंड पाइप की होती है वो एस्थमा में कन्वर्ट मतलब एस्थमा कन्वर्ट के एस्थमा ही होती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एलर्जिक मार्च, बट इट इज नॉट कॉमन इन ऑल, मतलब सब में नहीं होता ये, बट इट इज सीन, दिस इज कॉल्ड एन एलर्जिक मार्च, okay. There are people who may just have eyes allergy and allergic conjunctivitis. There are people who may just have abdomen मतलब food allergy and gastroenteritis allergic, okay. There are people who may just have skin allergy, and there are so many people who may just have windpipe allergy, allergic bronchitis only, that is asthma. They may not have nose, but 90% of the people of asthma have nose and windpipe allergy always there. Okay. सर अभी जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि मार्च की तरह मतलब आगे आगे बढ़ती रहती है आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट से, वो आपके लंग्स तक या जो फूड पाइप विंड पाइप है वहां तक पहुंचता है। क्या हमने पहले भी डिस्कस किया कि एस्थमा क्रॉनिक कंडीशन है, क्या ऐसे भी केसेस होते हैं कि जिनमें धीरे धीरे डेवलप होता हो, मतलब विद टाइम वो और सीवियर हो जाता हो? देखिए अगेन अब हम इसके बारे में बहुत अच्छे से हम आई थिंक ये टॉक जा रहा है कि हम पहले हमने एस्थमा के ट्रिगर्स और मिथ्स के बारे में बात किया, अब हमने फिर ये जाना एस्थमा क्या होता है, एलर्जिक होता है। अब उसके बाद अब ये भी हमने अभी तक शुरू से बोल रहे हैं कि क्योर नहीं है, कंट्रोल है। सो क्योर नहीं है मतलब ज़िंदगी भर रहने वाला है, ठीक है। अब बेसिकली अब आपका सवाल ये है कि आगे क्या होता है इनका, अब ज़िंदगी भर रहने वाला है तो कैसा रहेगा। तो अब अच्छी चीज़ एस्थमा की सुनते हैं, अभी तक हम डर रहे हैं सुन के कि क्योर नहीं है, क्योर नहीं है, कंट्रोल है, कंट्रोल है। अब कंट्रोल है कि लोगों को समझना चाहिए कंट्रोल मतलब इज अ गुड थिंग, यू कैन लिव विद अ कंट्रोल्ड थिंग। Another good thing about asthma which is not there with diabetes or any other chronic disease, and जैसे मैंने अपने चश्मे का एग्जांपल दिया, देखो चश्मे जो है, डायबिटीज जो है, ये जिंदगी भर रहनी है, एस्थमा भी जिंदगी भर रहना है। बट वन ब्यूटी ऑफ एस्थमा इज दैट इट इज वेरिएबल। ओके, माने ये आज कम है, आज ज्यादा है तो कल कम हो जाएगा और बीच में खत्म भी हो जाएगा, रिमिशन में चला जाता है, ठीक है। ओके, कंट्रोल लंबा माने कंट्रोल बिना दवा के भी कभी कभी कंट्रोल हो जाता है, और कंट्रोल लंबा समय माने कभी कभी महीनों से लेके डिकेड्स में आपको एस्थमा की माने 10 साल भी एस्थमा का अटैक नहीं होता कभी कभी। सो दैट इज व्हाट इज ब्यूटी एंड आई वुड से अ बेस ऑफ एस्थमा की वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब ड्यूरेशन में और उसकी सिवियरिटी में और उसके टाइमलाइन में अलग अलग तरह से वो बिहेव करता है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। और इट कैन बी फॉर मंथ्स, इट कैन बी फॉर ईयर्स, इट कैन बी फॉर डिकेड्स।
ओके, मतलब कंट्रोलेबल तो है, कंट्रोलेबल है, और बिना दवा के भी बीच बीच में कंट्रोल और खत्म हो जाता है फॉर फ्यू इयर्स टुगेदर। वाओ सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एस्मा। ओके सर, जैसे आपने बताया कि कंट्रोलेबल है और एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपको दवा लेने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल कुछ बिल्कुल, टाइम बिना दवा के भी ये कंट्रोल हो जाएगा कुछ समय पे। हमने पहले ट्रिगर्स डिस्कस किए थे, आपने जैसे बताया था कि लोगों को परफ्यूम से, पेन से या फिर एनिमल के जो फर होते हैं उनसे भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। एक पेशेंट जो है अस्थमा का या जो नॉर्मल व्यक्ति है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने ट्रिगर्स को, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको नहीं समझ आता कि मेरा एक्चुअल ट्रिगर क्या है और किन चीज़ों से मुझे परहेज करना है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। So very good. In fact, we have talked about allergy. We have talked about its cause. Now talk about its symptoms. माने इसमें होता क्या है? अस्थमा, हम अस्थमा बोले जा रहे हैं. What is asthma? इसमें पेशेंट को, मतलब मरीज को या रोगी को दिक्कत क्या होता है, और उसी से ही आप आइडेंटिफाई करेंगे ये ट्रिगर हुआ वो। सो जैसे हमने बात किया ट्रिगर्स के, तो ये ट्रिगर्स हमने बताए थे: पोलन ग्रेन्स, हाउस डस्ट, कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स, मोल्ड्स, स्मेल, स्प्रेज, पोल्यूशन, बड़ी सारी चीजें। तो जब भी आप, जिनको भी एलर्जिक टेंडेंसी है, इसके टच में आते हैं इन ट्रिगर्स में, देन आपके रास्ते में चोट लगेगी। ठीक है, तो जैसे ही रास्ते में चोट लगेगी तो वहां पर क्या होगा, चार चीजें होती हैं। अच्छा, मैंने बताया था सांस के रास्ते की बीमारी है तो नाक से शुरू होती है। सो आपको नाक में चोट लगेगी तो सबसे पहले तो खुजली होएगी, तो इचिंग होएगी और छींकें आएंगी। और जैसे कभी भी चोट लगती है तो वहाँ क्या होता है, पानी बहने लगता है। ठीक है ना, कहीं चोट लगेगी तो वहाँ थोड़ा सा ऊजिंग होने लगती है ना, और थोड़ा वहाँ से सूज जाता है। तो नोज में अगर सूज जाएगा तो नोज ब्लॉक हो जाएगी, और वहाँ पानी बहेगा तो रनी नोज हो जाएगी। सो छींकें, नाक बहना और नाक बंद हो जाना और नाक में खुजली होना, तो ये नाक के लक्षण हो गए। ठीक है, ट्रिगर के कांटेक्ट में आने पे अगर यही चीज नीचे सांस के रास्ते में ब्रोंकस में चली गई है, देन वहाँ क्या होगा, खुजली होएगी। तो खुजली होएगी तो खांसी आएगी। ठीक है, अब मैंने बोला वहाँ सूजन हो जाएगी, तो सांस के रास्ते में अगर सूजन है तो दिन में अगर रास्ता नॉर्मल ऐसे है तो वो नैरो हो जाएगा। नैरो हो जाएगा तो सीटी की आवाज आएगी, ऐसी आवाज आएगी। फिर सांस फूलेगा, क्योंकि रास्ता बंद है तो सांस में दिक्कत होगी, तो चेस्ट टाइटनेस, सांस में लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, और अगर वहाँ ऊजिंग होगी तो बलगम बनेगा। सो ट्रिगर्स के कांटेक्ट में आने में अगर आपको छींकें, नाक बंद, नाक बहना, नाक में खुजली होना, या नीचे के रास्ते में खांसी, बलगम, सीटी की आवाज या सांस फूलना होता है, तो इट मींस अस्थमा का मतलब शुरुआत और अटैक हो रहा है। ओके, तो ये मेजर सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, या मेजर प्रॉब्लम्स जो कि हमारे को ट्रिगर्स के कांटेक्ट में आने पे लक्षण हो सकते हैं। चेस्ट पेन वगैरह भी होता है? हाँ, सो अगर हमें सांस में रास्ते में रुकावट है तो हम जोर लगाएंगे तो चेस्ट पेन हो सकता है। चेस्ट पेन बहुत कॉमन और डायरेक्ट सिम्टम अस्थमा का नहीं होता है। चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, मुश्किल हो सकती है सांस को अंदर छोड़ने में, यूजुअली छोड़ने में दिक्कत ज्यादा होती है इसमें, क्योंकि हम जब लेते हैं तब तो हमारा रास्ता थोड़ा खुला होता है, जब हम छोड़ते हैं यूजुअली नॉर्मली हमारा जो रास्ता है वो नैरो हो जाता है, तो छोड़ते हुए इसमें सांस में दिक्कत होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू आइडेंटिफाई अस्थमा को इज कि ये यूजुअली शाम में ज़्यादा होता है। ठीक है, माने इवनिंग आवर जब सोने जाते हैं तब, और सुबह सुबह उठते हैं तब। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मल भी हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी है कि शाम में हमारे सांस का रास्ता नैरो हो जाता है। ओके, so it is in the evening it is little narrower than the morning। तो वो जो नैरो है और ऑलरेडी नैरो है और नैरो हो जाएगा अस्थमा में चोट लगने से, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके सर, हमने अभी सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन किया, आपने बताया क्या क्या मेजर सिम्टम्स हो सकते हैं और कहाँ पे आपको एक स्टेप लेने की जरूरत है। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स किसी पेशेंट को दिख रहे हैं, पहला स्टेप उनका क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे हमने बोला कंट्रोल। सो पहला स्टेप इज ऑब्वियसली आप डॉक्टर से तो मिल ही रहे हैं, है ना, तो आपको दवा उन्होंने दे दी है, तो आपको पहला स्टेप है, आपको एक अस्थमा की दो तरह की मेनली ट्रीटमेंट होती है। एक होती है रिलीवर थेरेपी, एक होती है कंट्रोलर थेरेपी। सो रिलीवर थेरेपी जो होती है, माने होती है रिलीवर मतलब इमीडिएट आपको बेनिफिट देने वाली, इमीडिएट आराम पहुंचाने वाली दवा। और कंट्रोलर होती है लॉन्ग टर्म कंट्रोल, उसको लॉन्ग टर्म पकड़ के रखने और ठीक रखने वाली दवा। सो जब भी आपको अटैक होने लगे तो
तो आप अपना इमीडिएटली रिलीवर थेरेपी का इनहेलर शुरू कर दें। ठीक है, और अगर इनहेलर थेरेपी उसको शुरू कर दे और उसको फ्रीक्वेंटली ले सके, एक दिन में 4 बार भी ले सकते हैं, रोज भी ले सकते हैं। बट अगर आपको एक दिन में 4 बार से भी ज़्यादा या रोज ज़रूरत पड़ रही है, देन इट मीन्स द टाइम आ गया आपको कंट्रोलर मेडिसिन भी साथ में लेने का। ओके। ठीक है। अनदर थिंग इज यू नीड टू आइडेंटिफाई, मैंने बताया था नाक की एलर्जी, क्योंकि जो हवा से ट्रिगर्स हैं वो नाक से ही एंटर करेंगे। तो आपके जो ट्रिगर्स को हमें आइडेंटिफाई करने, जैसी ट्रिगर शुरू हो तो नोज के सिम्टम को ज़रूर कंट्रोल कर लें। सो नोज के सिम्टम के लिए भी नाक के स्प्रेज देते हैं और एंटी एलर्जिक गोली देते हैं। तो नोज कंट्रोल कर ली तो नीचे यूजुअली इतना बड़ा अटैक होगा नहीं सिवियर। सो ये हम इमीडिएट हम कुछ कर सकते हैं एस्मा को शुरू में ही इमीडिएटली कंट्रोल करने में। सर जैसे कि अभी आपने एक्सप्लेन किया, अगर किसी को एस्थमा अटैक आता है या उनको जो ट्रिगर्स उनने आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो क्या करना चाहिए उनको। अब हम थोड़ा डायग्नोसिस पार्ट पर डिस्कशन करते हैं। अगर किसी को एस्थमा है तो उसको कैसे डायग्नोस किया जाता है, क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं? देखिए, एस्थमा जो है वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। ओके। सो जैसे अभी तक हम शुरू से बताते आ रहे हैं, इसके कारण और लक्षण, तो इसी से ही एस्थमा का डायग्नोसिस बन जाता है। ओके, सो द मेन थिंग इज डॉक्टर डायग्नोज एस्थमा बाय इट इज लॉन्ग, मतलब ये लंबे समय चलने वाली बीमारी है, प्लस वेरिएबिलिटी, जो हमने सबसे ब्यूटी बताई एस्थमा की, वो ही एक फैक्टर है जो कि हमें बताता है कि ये एस्थमा है। क्योंकि कोई और लंग की डिजीज ऐसी नहीं होती जो कि बीच बीच में ठीक हो जाती है। सो दैट इज व्हाट मेक्स द एस्थमा डायग्नोजेबल, माने क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। बट इसको साथ के साथ हमें प्रूव करना होता है वेरिएबिलिटी को बाय सम टेस्ट विच इज कॉल्ड स्पायरोमेट्री। सो स्पायरोमीटर एक लंग फंक्शन टेस्ट है, पीएफटी बोलते हैं इसमें। इसके अंदर हम एक कंप्यूटर के अंदर ब्लो करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं ब्लो करने के लिए, जो कि जिसमें जोर के फोर्सफुली ब्लो करना होता है। तो फोर्सफुली ब्लो करने से हमारे सांस के कितना जो रास्ते में रुकावट है वो पता लग जाती है। सो वो पता लगाना तो सिर्फ ये बता रहा है कि रास्ते में रुकावट है, बट उसमें साथ में ये प्रूव करना पड़ता है कि वेरिएबिलिटी, मतलब दवा लेने से वो इम्प्रूव हो रही है कि नहीं। सो स्पायरोमेट्री विद ब्रोंको डायलेटर रिवर्सिबिलिटी एक टेस्ट होता है, जिसमें हम ब्रोंकस का डायलेटर वाला दवा देते हैं उसी वक्त टेस्ट करने के बाद, कि उसके बाद दोबारा टेस्ट करते हैं कि वो रिवर्सिबल, सांस के रास्ते में जो रुकावट है वो इम्प्रूव हो रही है कि नहीं। तो अगर वेरिएबल, मतलब पहले कम था रास्ता कि में रुकावट थी, फिर टेस्ट करा दोबारा दवा देने के बाद, फिर वो इम्प्रूव हो गई, तो इट मीन्स वो वेरिएबल है। सो दिस, इससे प्रूव हो जाता है कि जो रास्ते में रुकावट थी वो एस्थमा की वजह से है। सो या तो वो एक ही टाइम पे वेरिएबिलिटी पता लग जाए या ओवर द टाइम हो, माने अभी किया फिर कुछ महीनों बाद किया पीएफटी, सो उसमें अगर वेरिएबिलिटी आ रही है, कभी नॉर्मल आ जाएगा पीएफटी, क्योंकि एस्थमा में पीएफटी नॉर्मल भी आ सकता है, बिकॉज मैंने बोला इट्स अ वेरिएबल डिजीज, कंट्रोलेबल डिजीज। सो बीच बीच में कंट्रोल्ड में करेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा, फिर एक दिन कंट्रोल में किया नॉर्मल है, फिर एक दिन करा तो एबनॉर्मल है, तो ये भी एस्थमा का डायग्नोसिस है। सो वी हैव टू डू इट बाय टू थिंग्स, क्लिनिकल वेरिएबिलिटी एंड बाय ऑब्जेक्टिव, माने कोई टेस्ट से वेरिएबिलिटी प्रूव करना। सो एक और पीक फ्लो मीटर होता है, जिसमें हम वो घर पे भी कर सकते हैं, ब्लो करते हैं उसमें, उसको हम ओवर द टाइम अगर डेली मेजर करें फ्लो को हम अपने, तो उससे भी हमें वेरिएबिलिटी पता लगता है कि कभी ठीक था कभी कम हुआ, तो वो चार्ट बना के पता लगता है। सो बट मेन थिंग इज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर डायग्नोज्ड बेस्ड ऑन द क्लिनिकल। डॉक्टर आपको बता देगा कि एस्थमा है, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। कुछ कोलैबोरेटिव एलर्जी के ब्लड टेस्ट होते हैं, स्किन एलर्जी टेस्ट होते हैं, बट ये हेल्प करते हैं, ये कंफर्मेटरी नहीं होते हैं टू मेक अ डायग्नोसिस। ओके, अगर किसी को सर एस्थमा डायग्नोस होता है तो उनको टेस्ट जो है वो कितने टाइम पीरियड में करवाते रहने चाहिए? आपने बताया ना कि आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, तो क्या ड्यूरेशन रहता है? देखिए, एक तो एस्थमा दो तरह से है। एक, जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो या तो वो लंबे समय के सिम्टम्स के साथ आ रहा होगा, या फिर अभी अटैक उसको हुआ है तब आ रहा होगा। तो जब अटैक हो रहा होता है उस टाइम पे टेस्ट करने का ज़्यादा फायदा नहीं होता है। उनको हमें टेस्ट मल्टीपल टाइम अलग अलग ड्यूरेशन में
करना है हमें टेस्ट करने से बेसिकली ये देखना है, वेरिएबिलिटी देखने के लिए टेस्ट करना होता है, टू जस्ट कंफर्म के ये वेरिएबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सांस के रास्ते में रुकावट जो इसमें होती है वो समय और टाइम और समय के हिसाब से चेंज हो रही है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी एज सच कोई रूल नहीं है कि कितने कितने दिनों में करना है। ओके, ये आपका डॉक्टर आपके सिम्टम बेस पे कभी भी करा सकता है। तो इसको लॉन्ग टर्म रेगुलर मॉनिटरिंग की इसमें ज़रूरत नहीं होती है अनलेस अंटिल सिवियर एस्मा है। सो बार बार नहीं। और जो पीक फ्लो मीटर जो हम घर में बोल रहे थे वो भी हम यूजुअली सिवियर पेशेंट्स को ही देते हैं, या जिनमें हमें एस्मा की डायग्नोसिस में कभी थोड़ा दिक्कत आ रहा होता है और हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, सो यूजुअली कोई इस टेस्ट की ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी नहीं है। एस्मा में टेस्ट से ज़्यादा उसकी क्लिनिकल माने डॉक्टर की जो हिस्ट्री बताता है, आप जिस तरह से लक्षण बता रहे हो उससे हमें इसको फॉलो करते हैं। ओके सर, अभी तक हमने अस्थमा के सिम्टम्स, रीजंस और उसके बाद हमने डायग्नोसिस की भी बात की। अब थोड़ा हम ट्रीटमेंट साइड पर बात करते हैं, क्योंकि आप शुरुआत से बोल रहे हैं कि इसको ये क्यूरेबल नहीं है, मतलब कंप्लीटली क्योर नहीं होता है। तो उसके थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में बताएं, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान दिया जाता है व्हाइल द ट्रीटमेंट। एक में डायग्नोसिस के बारे में एक चीज़ और पॉइंट बोलने चाह रहा था। इसमें क्योंकि मैंने बोला था ये सांस के रास्ते की डिजीज़ है, तो यूजुअली इसमें एक्सरे नॉर्मल होता है। एक्सरे का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एक्सरे में लंग्स दिखते हैं, एयरवे नहीं ज़्यादा कुछ पता लगता है। सो एक्सरे इसमें यूजुअली नॉर्मल होता है, सो एक्सरे की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। एंड ब्लड टेस्ट में वही एलर्जी, IgE कुछ बढ़ा होता है, ईओसिनोफिल्स बढ़े होते हैं, बट दीज आर जस्ट markers which could be there, which could not be there. Okay, so they are not mainly things which will help you diagnose, but they could be helping know कि कितना एस्थमा का कंट्रोल है। Then टेस्ट जो होते हैं एस्थमा के यूजुअली हमें फॉलो अप में फ़ायदा देते हैं कि अब एस्थमा ठीक कंट्रोल में है कि नहीं। अगर नॉर्मल लंग फंक्शन आ गए, अगर किसी को शुरू में एस्थमा का टेस्ट करने पे सांस के रास्ते में रुकावट है, तो हमें फॉलो अप में देखना होता है। जब वो ठीक चल हो गया है क्लिनिकली, माने उसको कोई दिक्कत नहीं है, तब हम दोबारा से स्पायरोमेट्री कराते हैं, ये देखने के लिए सांस के ब्लो आउट टेस्ट जो कराते हैं कि वो नॉर्मल आ गया कि नहीं। बिकॉज मैंने बोला एस्थमा ठीक हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, तो तब हम वो टेस्ट कराते हैं। नो, ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो क्योंकि जैसे मतलब क्योर नहीं है, सो क्योर मतलब ना तो एलोपैथी में है, ना होम्योपैथी में है, ना आयुर्वेदा में है। क्योर नहीं है, कंट्रोल है और रेमिशन हो सकता है। रेमिशन मतलब बीमारी एक तरह से खत्म हो गई है, बट खत्म हो गई है विद ट्रीटमेंट या विदाउट ट्रीटमेंट, या तो दवा के साथ या बिना दवा के साथ। बट खत्म मतलब क्योर नहीं है, माने वो कुछ दिनों के लिए शांत हो गई है। अब जो ट्रीटमेंट है वो इसका बेसिकली जो है, हमने बोला इनहेल ट्रीटमेंट है, जो हमने सबसे पहले मिथ बोला। सो इनहेलर्स इसके मेन स्टे ट्रीटमेंट होते हैं। अच्छा, इनहेलर क्यों? क्योंकि रास्ते की बीमारी है और रास्ते में हम आराम से इनहेलर दे सकते हैं। ओके, अगर ये बिल्कुल लंग्स में होती और कोने में जाने, लंग्स के कोने तक में जाने की दवा चाहिए होती, तो कई बार इनहेलर नहीं होते, तब दवा ओरल भी देनी पड़ती है। बट यूजुअली इनहेलर्स इसकी ट्रीटमेंट होते हैं। तो इनहेलर्स जो होते हैं वो दो तरह के मैंने बताया, एक रिलीवर और एक कंट्रोलर। रिलीवर जो होते हैं वो इमीडिएट रिलीफ देते हैं, ठीक है। सो उसमें आपको कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि सांस के रास्ते को अब खोल देती हैं। सो अब हमने जब एस्थमा की शुरू में बताया कि होता क्या है एस्थमा में, उसमें क्या है कि सांस के रास्ते में दो चीज़ें होती हैं, एक सूजन और एक रुकावट। मतलब सूजन की वजह से रास्ता सूज जाता है और वो ब्लॉक हो जाता है। सो जो सूजन है उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड आर द मेन ट्रीटमेंट फॉर एस्थमा। ओके, बट दे आर इन इनहेल्ड फॉर्म। सो इनहेलर्स जो होते हैं उसमें हम दवा कम डोज में दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जहाँ चाहिए वहीं जा रही है दवा। तो जो इनहेलर्स, जो स्टेरॉइड्स इनहेलर्स होते हैं, उसमें इनहेलर्स माइक्रोग्राम डोजेज में होते हैं, और माइक्रोग्राम अगर हम पता हो मिलीग्राम से 1000 टाइम्स लेस होता है। सो कोई भी आप टैबलेट खाते हैं यूजुअली मिलीग्राम या ग्राम में होती है। सो जो इनहेलर्स के अंदर दवा होती है वो माइक्रोग्राम में होती है। सो 100 से 1000 तक माइक्रोग्राम में यूजुअली इनहेलर की डोज होती है, और वो आपको डॉक्टर देते हैं, तो उसको आप लेते हैं। तो एक तो सूजन कम होती है इनहेलर से, जो सूजन रास्ते में है। इसके अलावा रास्ते को खोलने के लिए उसके अंदर कुछ दवाएं होती हैं, ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंकस मतलब विंड पाइप, डायलेट मतलब उसको खोलने की दवा। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है दवाओं में, और ये दवा एक रिलीवर फॉर्म में होती है, कंट्रोलर फॉर्म में। कंट्रोलर फॉर्म वाली, जो रिलीवर फॉर्म वाली दवा है वो
5 मिनट में काम करना शुरू कर देती है और यूजुअली 4-5 घंटे तक काम करती है। जो कंट्रोलर वाली मेडिसिन है वो 5 से 15 मिनट में काम करना शुरू करती है और 12 घंटे से लेकर 24 घंटे काम करती है। सो दैट्स वाई वो लंबे समय लेनी होती है और रिलीवर मेडिसिन बीच बीच में SOS लेनी होती है। सो ये इसकी ट्रीटमेंट है इनहेलर्स। किसी पेशेंट्स को अगर एस्मा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट होती है, बढ़ाते जाते हैं हम डिपेंडिंग ऑन कितना एस्मा सीवियर हो रहा है। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, सीवियर भी नहीं मैं बोलूँगा, कंट्रोल हो रहा है कि नहीं कंट्रोल, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो स्टेप अप करते रहते हैं, नहीं कंट्रोल हो रहा है तो और स्टेप अप करते रहते हैं। तो ऐसे 5 स्टेप होते हैं ट्रीटमेंट में। क्या क्या होते हैं वो 5 स्टेप्स? 5 स्टेप में पहले तो सिंपल एज नीडेड इनहेलर हो गया, जो हमने बोला रिलीवर ही सिर्फ, ठीक है। रिलीवर भी आपका मतलब जल्दी एक्ट करने वाला इनहेलर स्टेरॉइड का प्लस सांस के रास्ते को, रुकावट को खोलने वाला। स्टेप 2 में हम जो डोज होती है, जो कंट्रोलर मेडिसिन है वो ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है ना, जो कि लॉन्ग एक्टिंग होते हैं इनहेलर, वही होते वही हैं, मतलब सांस के रास्ते को खोलने वाले और स्टेरॉइड, बट वो हम ऐड ऑन कर देते हैं। 3rd स्टेप में उसकी डोज बढ़ा देते हैं, ठीक है। 4th स्टेप में हम डोज के साथ कई बार ओरल मेडिसिन भी ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ टैबलेट्स होती है एंटी एलर्जिक। और 5वें स्टेप को बोलते हैं हम जिसमें सिवियर एस्थमा होता है। वो एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है जिसमें हमें मेडिसिन को, दवा के अलावा हमें और भी बड़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कभी कभी कुछ इंजेक्शंस भी आ गए हैं आजकल जो कि लॉन्ग टर्म चलते हैं, जिससे एस्थमा बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है सिवियर पेशेंट्स में। सो वो एक अलग ही लेवल का ट्रीटमेंट होता है और ये स्पेशलाइज सेंटर्स में ही होता है। सो ये 5 स्टेप्स होते हैं एस्थमा कंट्रोल के। एंड इसके अलावा एजुकेशन, वैक्सीनेशन, प्रिकॉशंस, ये सब कुछ साथ में ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। ओके सर, अभी जैसे हमने ट्रीटमेंट को अच्छे से समझा, एट लास्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो एक एस्थमा पेशेंट्स को लेने चाहिए? सो वही जैसे हम ट्रीटमेंट के बाद ही बात कर रहे थे तो मैंने लास्ट में बोल ही दिया। सो एजुकेशन, प्रिकॉशन, वैक्सीनेशन। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट एस्थमा का है एजुकेशन। ये एक आई यूजुअली से इवन जो गाइडलाइंस कहती हैं वो ट्रीटमेंट का पार्ट है, क्योंकि एस्थमा क्योरेबल नहीं है, कंट्रोलेबल है। तो आपको पता होना चाहिए एस्थमा को कैसे कंट्रोल करना है। सो इट्स अ कोलैबोरेशन, माने आपके डॉक्टर के साथ आपको मिल के एक एस्थमा का केयर प्लान समझना पड़ता है। सो अ गुड एस्थमा डॉक्टर विल गिव यू अ प्लान, कब आपको एस्थमा का ट्रिगर को आइडेंटिफाई करके एस्थमा होता क्या है से लेके कैसे उसको चलने वाला है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। नोज को पहले कंट्रोल कर लेना है, जैसे ही दिक्कत शुरू हो, जैसे हमने बात किया था, नोज को कंट्रोल करना। फिर सिम्टम के लिए हिसाब से पहले रिलीवर मेडिसिन पहले ले लेना, कितना फ्रिक्वेंटली लेना, सो कब टेस्ट कराना। सो ये सब एजुकेशन पता होना चाहिए। सो एक एस्थमा केयर प्लान पता होना चाहिए। दूसरा प्रिकॉशन है आपका वैक्सीनेशन। आप फ्लू का वैक्सीनेशन और निमोनिया का वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो ट्रिगर्स हैं पोलन ग्रेन्स के भी इसी सीजन में होता है मुझे, तो उसी सीजन में आप अपना रिलीवर मेडिसिन ज़्यादा लेना शुरू कर दें। अगर आपको घर में मोल्ड्स हैं, दीवारों पे सीलन है, आपके घर में कोई स्मोक करता है और तो उसको आप कंट्रोल करें। पेट के हेयर्स ज़्यादा हैं तो उसको कंट्रोल करें। हाउस डस्ट ज़्यादा है तो क्लीनिंग बेडशीट चेंज एंड कर्टन्स जो हैं कारपेट्स को क्लीन रखें, कारपेट्स ना हो तो बेहतर है। सो दीज आर सम प्रिकॉशंस विच वी टेल दीज पेशेंट्स अबाउट मतलब कंट्रोलिंग एस्थमा इन द लॉन्ग रन, ठीक है। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह भी हेल्पफुल रहती हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का एस्थमा में कोई रोल नहीं है। अच्छा, ठीक है, बिकॉज इट्स एन एयरवे डिजीज। ओके, सिवियर एस्थमा में रिहेबिलिटेशन हम कर सकते हैं, अदरवाइज एक नॉर्मल कंट्रोलेबल एस्थमा में दवाई से कंट्रोल अच्छे से हो जाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का और कोई सच रोल नहीं है। सी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का एक बहुत बड़ा मिथ है जो आई डोंट नो हाउ डू आई एक्सप्लेन। सी, देयर इज नो स्पेसिफिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एज सच। हाँ, सो what is exercise for lungs is same which improves your cardiovascular health। माने आपके हार्ट और लंग्स के लिए एक्सरसाइजेज जो हैं वो जो कार्डियक एक्सरसाइज होती है ना, जिसमें हम चलना बोलते हैं
ओके, और brisk वॉक, स्विमिंग, साइकिलिंग, ओके, जॉगिंग और रनिंग, ये आपके, और प्लस इसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या आ गया, आपकी योगा हो गई, पावर योगा हो गई, सूर्य नमस्कार हो गया, कैलेस्थेनिक्स हो गए जिसमें हम अपनी बॉडी वेट से एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप्स हो गए, पुश अगेंस्ट द वॉल हो गया, पुलअप्स हो गए, प्लस इफ यू आर इनटू वेट ट्रेनिंग देन वेट ट्रेनिंग हो गया, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो गया, थेराबैंड से ट्रेनिंग हो गया। इन सबसे ट्रेनिंग इज द थिंग विच इम्प्रूव्स योर हार्ट एंड लंग हेल्थ। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो एक्चुअली आपके रीब्रीदिंग टेक्निक और एंजाइटी और इन सब में हेल्प करती हैं, जो कि आस्मा का एक ट्रिगर हो सकता है, बट दे हैव नो रियल रोल। एंड एक कॉमन मिथ मैं अगर इस माध्यम के जरिए से बताना चाहूँगा तो एक बहुत कॉमन ये भी मिथ है कि हम प्राणायाम, अनुलोम विलोम तो रेगुलर करते हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। अच्छा, प्राणायाम इज प्राण शक्ति का, बेसिकली इज एक्सरसाइज फॉर योर प्राण, है ना। सो प्राणायाम इज अ योगिक का एक पार्ट है, अष्टांग वो जो योग के 8 लिम्स होते हैं ना, उसका एक पार्ट है, ठीक है ना। तो प्राणायाम इज नॉट अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड इट इज नेवर टू बी क्लब्ड विद एलोपैथी। ओके, ठीक है। आई प्रैक्टिस योगा, सो 8 जो होते हैं, यम, नियम, प्रत्याहार, यम, नियम, प्रत्याहार, फिर योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 लिम्ब होते हैं, ठीक है। अब उसमें से जो प्राणायाम है वो आपका धारणा से पहले आता है, ठीक है। आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। सो ये जो प्राणायाम है ये उसका पार्ट है। सो ये हमारे माइंड और बॉडी के को एक टाइम पे एक लेवल में रखने में हेल्प कर दे। इसका ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये कपाल भाती, ये सब प्राणायाम हैं। देर सो और मतलब भ्रामरी प्राणायाम, ओके, चंद्रभेदी और बड़े सारे प्राणायाम होते हैं। हाँ, सो ये हमारी, अब मैं इस चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बट पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं इसलिए मुझे पता, और मैं खुद योग का प्रैक्टिस करता हूँ जितना मेरे में टेंडेंसी है, तो इसलिए मैं ये मिथ को बिल्कुल तोड़ना चाहूँगा कि प्राणायाम एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से अस्थमा पे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ओके, अब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज क्या होती हैं? एज सच मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज क्या होती हैं। What is breathing exercise? You take a deep breath. That's a breathing exercise. So there is only 2 breathing exercises I know. One is called pursed lip breathing and one is called diaphragmatic breathing. एक होती है pursed lip breathing, मतलब होता है करके सांस छोड़ना, और एक होता है हमें पेट से सांस लेना। तो हम जब सांस लेते हैं तो हम पेट से सांस ले रहे हैं, कई लोग ऐसे सांस लेते हैं। तो इसमें फर्क क्या है कि हमारा पेट जो है, आप हाथ की मूवमेंट देखिए, जब हम ऐसे सांस ले रहे हैं तो ये हाथ ऊपर नीचे जा रहा है और ये पेट अंदर जा रहा है सांस लेने पे। देखो, ये अंदर गया और छोड़ने पे बाहर गया, उल्टा हो रहा है। जबकि सांस हमें लेना होता है ये हाथ नहीं मूव करे और पेट अंदर बाहर मूव करे। देखिए, तो सांस लिया, पेट बाहर गया, और छोड़ा तो पेट अंदर। सो दीज आर द ओनली 2 एक्सरसाइजेज व्हिच वी टेल आवर पेशेंट। इसका कुछ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ओके, वो आई थिंक आज की टॉक से थोड़ा बाहर है, तो हम इस पे नहीं बात करेंगे। और ये हम यूजुअली सिवियर पेशेंट्स जो होते हैं, सांस के मरीज जो होते हैं, उनकी ब्रीदिंग गड़बड़ा जाती है, उनमें हम रिलैक्सेशन के साथ ये बताते हैं। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का रोल बहुत लेट स्टेज में सिवियर एस्मा में होता है। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है डीप ब्रीथ करना। अब डीप ब्रीथ आप वो एक बॉल वाले स्पायरोमीटर से कर लें चाहे, या आप बिना ब्रॉड जो एक स्पायरोमीटर जो बॉल वाली एक्सरसाइज सब घर पे ले लेते हैं हम, वो यूज़ कर लें। वो का तभी फ़ायदा है अगर आपका रिसेंट कोई ऑपरेशन हुआ है, आपको मोटापा है और आप डीप ब्रीथ नहीं करते हैं। उसका रोल कोई भी लॉन्ग टर्म लंग डिजीजेज में नहीं है। उसका रोल अलॉन्ग विद जो हम रिहैबिलिटेशन और एक्सरसाइजेस बताते हैं, जो मैंने आपको बताया कार्डियो रेस्पिरेटरी, उसके साथ तो है, बट उसका इकल्ले रोल नहीं है। बिल्कुल।
सर अभी तक हमने एस्थमा को कम्प्लीटली कवर कर लिया है, अब थोड़ा डाइट के बारे में बताइए कि जो एस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनको उनकी जो डाइट है वो कैसी रहनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको अपनी डाइट में शामिल करनी है। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जो सभी पेशेंट्स पूछते हैं। यूजुअली एस्थमा पेशेंट्स के लिए कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम अवॉइड करने के लिए वो बोलते हैं वो हैं प्रिजर्वेटिव्स जिसमें ज़्यादा हैं। आप देखें कोई भी फूड प्रोडक्ट जो कि लंबे समय की जिसकी शेल्फ लाइफ है, हाँ, उसको लिखा हुआ है कि ये इतने लंबे समय चलेगा, तो वो ऑब्वियसली लंबे समय इसीलिए चल रहा है क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो जितने भी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होंगे उससे एस्थमा ट्रिगर होने का चांस ज़्यादा होता है। जैसे कि सॉसेज हो गए, हाँ, और पिकल्स हो गए। ऐसी चीज़ें जो लंबे समय रखी हुई हैं उसमें कुछ डला होता है जिसकी वजह से आपको ट्रिगर हो सकता है। रेस्ट कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोगों को स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं, जैसे सी फूड हो गया, मतलब पीनट्स हो गए किसी को, ये यूजुअली कुछ फूड ट्रिगर्स होते हैं। बट एक कॉमन मिथ है कि बनाना से खांसी होती है, दूध से होती है, चावल से होती है, ये सब मिथ्स हैं। ओके। इसके अलावा किसी को ठंडी चीज़ से ट्रिगर हो सकता है, खट्टी चीज़ों से ट्रिगर हो सकता है। वो चीज़ें पेशेंट इंडिविजुअल स्पेसिफिक हैं। अगर पेशेंट को ट्रिगर हो रहा है वो आइडेंटिफाई करे और उस चीज़ों को ना ले, ठीक है। और मैंने जैसे बताया मिथ से बचें कि बनाना से और इन सब से मतलब एस्थमा या खांसी ट्रिगर होती है, बलगम बनता है, ये सब एक मिथ है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर विकास। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को एस्थमा के बारे में इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी, उनको बताया कि क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें, ऑल्सो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डाइट पे भी हमने डिस्कस किया। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वर्षा। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज के सेशन में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।